नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। नेतन्याहू के बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से नेतन्याहू घिरते जा रहे हैं और अब उस मामले में 5 अधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं जिनमें खुद नेतन्याहू के आसपास के लोग हैं। और जैसे ही ये गिरफ्तारियां हुई हैं, नेतन्याहू एक डिफरेंट मोड में आ गए हैं और अब वो ये कहने लग गए हैं कि भाई ये तो जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि ये तो मोदी विरोधी है, इसी तरह से वो कहने लगे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, मुझे हर जगह से लपेटा जा रहा है। उनके बेटे का भी एक बयान आ रहा है और हालत ये है कि नेतन्याहू भयंकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हालत ये है कि वो अपनी जान बचाने के लिए छिपे छिपे घूम रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी जानकारियाँ जितनी सुनने में सनसनीखेज लग रही हैं उतनी रोचक भी हैं। मैं अभी आया। देखिए, ताज़ा खबर जो है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने 165 रॉकेट फायर कर दिए इजराइल पे और वहाँ पे कई लोग घायल हो गए हैं और अफरा तफरी मची हुई है। ये हमला हिजबुल्लाह ने इसलिए किया क्योंकि एक बयान दिया नेतन्याहू ने जिसमें उन्होंने ये शेखी बखारी कि जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं वो इजराइल का काम था। और जैसे ही उन्होंने ये एडमिट किया, ये स्वीकार किया कि ये उन्होंने किया है, हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर से एक बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उनका जो सुरक्षा तंत्र है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो किसी काम का नहीं। और कितना बेकार है इसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अब डरे और सकपकाए रह रहे हैं। और जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक खुद इजराइल के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, नेतन्याहू बंकरों में रहते हैं कि कहीं से कोई गोला आके ना गिर जाए। उनको डर सता रहा है कि कहीं कोई ईरान की मिसाइल उन्हें उड़ा ना दे। और वो अपने दफ्तर के नीचे भी अगर काम करते हैं तो बंकर के अंदर करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आपको याद होगा, हमने चर्चा की थी इस प्रोग्राम में कि सिजेरिया में हिजबुल्लाह के ड्रोन जाके नेतन्याहू की खिड़की पे बम गिरा के आए थे। खिड़की में जाके विस्फोटकों के साथ ड्रोन टकरा गया था, यानी उनके बेडरूम तक ड्रोन पहुंच चुके हैं। और ये घबराहट और ऊपर से ये जो हमले नेतन्याहू को कांपने पर मजबूर कर रहे हैं। और वो छिपे छिपे घूम रहे हैं और बार बार जगह अपनी बदलते जा रहे हैं। और उनको जैसा सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है, मतलब इजराइल का पूरा सिस्टम डरा हुआ है कि भैया बेसमेंट में रहो, मजबूत कमरों में रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद में नेतन्याहू के बेटे की शादी टाल दी गई है। वहाँ का एक चैनल 12 है इजराइल का, उसने रिपोर्ट दी है कि नए सुरक्षा प्रोटोकॉल से पता चला है कि अलग अलग स्थानों पे अब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। यानी जैसे बदमाश अपने ठिकाने बदलते हैं, वैसे नेतन्याहू अपने कैबिनेट की मीटिंगें जगह बदल बदल के कर रहे हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। इनको लगता है कि हम जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट करके मारते हैं, अगर हम एक जगह बैठेंगे तो कोई हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसलिए आप सोचिए कि उनका जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग जगह बदल बदल के हो रही है। और जो उनका जो बेटा है अवनर नेतन्याहू का, उसकी 26 नवंबर को शादी होनी थी, उसको अब टाल दिया गया है। नेतन्याहू की कई मामलों में कोर्ट में गवाही होनी है और उस गवाही में भी नेतन्याहू अब कह रहे हैं, यरूशलेम के जिला न्यायालय में उनकी गवाही होनी है और उनको कहा गया है कि थोड़े दिन के लिए साहब हमको तारीख दे दो, हमारी जान खतरे में है। भ्रष्टाचार के 3 सालों से मुकदमे चल रहे हैं और कोर्ट में बम से बचाने के लिए कोई शेल्टर वेल्टर तो है नहीं, तो इसलिए नेतन्याहू वहाँ जाने से दाएं बाएं कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस आदमी ने, अब आप इस आदमी की कल्पना कीजिए, इसको अपनी जान का तो डर लगता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की, यतीमों की, बेघर लोगों की, जिनके पास रोटी नहीं है, उनकी मिसाइल गिरा गिरा कर ये जान ले रहा है और ये छिपा छिपा घूम रहा है।
इसको डर है कि कभी भी कहीं से कोई मिसाइल आएगी, कोई रॉकेट आएगा, मुझे उड़ा देगा। और इस बीच में ये जो नया मामला था नेतन्याहू का, वो फिर से खुल गया, क्योंकि कल मैंने जो आपको बताया था कि इनके ऊपर 2 गंभीर आरोप लगे हैं, उन आरोपों में और डिटेल भी आ गई हैं। वो डिटेल ये आई हैं कि कुछ सिम कार्ड थे जो अलॉट किए गए थे इजराइल की जासूसी एजेंसी को, और वो पूरा अलर्ट सिस्टम गाज़ा के अंदर इंस्टॉल किया गया था। और गाज़ा का जब हमला हुआ वहाँ का हमास का इजराइल के ऊपर, तो हम उन सिम कार्ड का हमास ने इस्तेमाल किया। ये वो सिम कार्ड थे जिनके ज़रिए हवास के हमले की टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेतन्याहू को भनक मिलनी थी। यानी वो जानकारी जो इजराइल को देने वाले कार्ड थे, जिन कार्डों के ज़रिए हमास की जासूसी होनी थी, वो कार्ड हमास ने इस्तेमाल किए। जब वो घुस गया इजराइल के अंदर, तो उसके ज़रिए उसने आपस में संपर्क किया, बातचीत की, और पूरे हमले को 7 अक्टूबर के अंजाम दिया। और नेतन्याहू ने जो मीटिंग के मिनट्स चुराए गए थे, जिनका मैंने कल के वीडियो में जिक्र किया था, मीटिंग के मिनट्स चुराए नहीं गए थे, बल्कि एक्सटॉर्शन करके आईडीएफ के एक अधिकारी को ब्लैकमेल करके उससे कहा गया कि तुम वो रिकॉर्ड दो। 5 लोग गिरफ्तार हुए नेतन्याहू के नज़दीक के अधिकारी, उनके कार्यालय के, उसमें एक आईडीएफ वाला भी है। तो उनसे वो कागज़ निकलवा के ये किया कि नेतन्याहू उसमें से वो पार्ट हटवाना चाहते थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं जानकारी थी कि ये हमला होने वाला है, जबकि पूरा मैकेनिज्म वहाँ पे मौजूद था ये जानकारी मिलने का, और अलग अलग जगहों पर ये सबूत हैं। तो फंस ना जाऊं, इसलिए मिनट से वो जानकारी निकालना चाहते थे। ये डिटेल्स आई हैं। इस बीच में नेतन्याहू का बेटा अब खुल के आ गया है अपने पिता की तरफ से, और ये खुल के नहीं आया है, बल्कि ये विक्टिम कार्ड खेलना अब नेतन्याहू शुरू कर रहा है, क्योंकि 3 साल से करप्शन के केस चल रहे हैं। अब ये नए मामले आ गए हैं, तो क्या हो रहा है कि अब विक्टिम कार्ड क्या होता है, सरल तरीके से समझाता हूँ, आपको रोचक लगेगा, पता तो सबको ही है। मास्टर जी गेट हम ना तोड़े, ये तोड़ो है वो जो बच्चे का वीडियो आता है, ये हमें फंसाए रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। एक बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो माँ बाप को वो सीधे यही कहता है कि ये मास्टरनी मुझसे चिढ़ती है, इसलिए मुझे इसने पकड़ लिया, या ये मास्टर जी मुझसे चिढ़ते हैं, और कुछ भी कहानी उसके पीछे बना देगा। इनका लड़का पढ़ने में तेज नहीं है, ये है, इसके लड़के से झगड़ा, कुछ भी। तो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले के इंटेंशन पे सवाल खड़ा कर दो, यही ये कर रहे हैं। नेतन्याहू का जो बेटा है यायर नेतन्याहू, उसने उन सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। सिनबेत, दरअसल सिनबेत एक सुरक्षा एजेंसी है जो ऐसे सीबीआई है हमारी, जैसे हमारी एनआईए है, उस तरह की है, जो इंटरनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करती है, विदेशी सिग्नल्स पर नज़र रखती है। पूरी वो एक इंटरनल जासूसी एजेंसी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी समझ लो हिंदुस्तान की, ऐसी है वो। उसने कहा है कि ये हमारी सरकार को, हमारे पिताजी की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहे हैं। यानी जो करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं, वो करप्शन ने किया, उनको उखाड़ फेंकने की साजिश है। और ये जो हो रहा है, जो इसके आसपास के अधिकारी पकड़े गए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले सामने आए हैं, ये भी इनकी सरकार को उखाड़ देने की साजिश है। और उन्होंने कहा कि ये लोग आईडीएफ के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, सिनबेत के लोग, यानी इजराइल की एजेंसियां अब अपने ही प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग थे उनको टॉर्चर कर रही हैं ताकि नेतन्याहू को फंसाया जा सके। और उसका कहना है कि सिनबेत जो है, ये वही है जो शिफा अस्पताल नहीं है गाज़ा में, जिसके ऊपर बम गिराए थे इन्होंने, कि इन्होंने उसके डायरेक्टर को छोड़ दिया क्योंकि ये कहा कि हमारे पास जेल में जगह नहीं है। और ये एक ट्विटर पे पूरा थ्रेड पोस्ट किया है, यानी ट्विटर पे पूरा एक थ्रेड पोस्ट करके नेतन्याहू का बेटा आरोप लगा रहा है कि मेरे बाप को फंसाने की कोशिश हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सिचुएशन क्या है। और ये फिर मैं अपना एनालिसिस दोहराना चाहूँगा कि अगर आज युद्ध बंद हो जाता है
तो नेतन्याहू के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो किसी भी हालत में युद्ध को चलाया जा रहा है। और ये कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज़ों से सामने आ रहा है। उसने आरोप लगाया, उसके बेटे ने, कि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ मेरे पिता का, उसके खिलाफ अभियोजक यानी जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, मीडिया और कोर्ट एक साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उनको घेर रहे हैं। मतलब कोर्ट जो फैसला सुना रहा है या सजा सुना रहा है वो भी गलत है, बाकायदा प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो भी गलत हैं, और मीडिया भी अलग है। सब लोग मिलके मेरे बापू, भोले भाले बापू को बदनाम कर रहे हैं, उसको लपेट रहे हैं, उसकी सरकार गिराना चाहते हैं जिसको जनता ने वोट देकर चुना है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, नेतन्याहू के चुनाव में भी धांधली का आरोप लगा था। उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोगों ने लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ तख्ता पलट नहीं देखा है, हो सकता है हम जल्दी ही देखें। और ये जो नेताहू का बेटा है ना, नेतन्याहू का, जो ट्वीट कर रहा है, ये कहाँ है? ये इजराइल में नहीं है, ये मियामी में रहता है। ये मियामी में रहता है। ना तो इसने इजराइल की सेना को सर्व किया जो वहाँ के हर व्यक्ति करते हैं, और इसकी सुरक्षा पे तमाम सारा पैसा मियामी मतलब अमेरिका बीच पे रहता है, आराम से इजराइल खर्च कर रहा है, और वहाँ से बैठ के ट्वीट कर रहा है मेरे बाप को फंसाने की साजिश हो रही है। अब इस ट्वीट का मतलब समझिए। नेतन्याहू पब्लिक में आके ये बयान नहीं दे सकता कि मुझे फंसाया जा रहा है। जब भी कोई सरकारी आदमी फंसता है तो उसके परिवार का सदस्य ही उसके बचाव के लिए बाहर आता है और इस तरह के बयान देता है। इसका मतलब साफ है कि अब इस बार, इस समय तक इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ शिकंजा कड़ा कस चुका है। जब इस तरह की बयानबाजी हो, बेटे से आप ट्वीट करवा रहे हो, बेटे से बयान दिलवा रहे हो। अक्सर होता है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा जाता है अधिकारी, तो उसकी पत्नी बयान देती है कि मेरे पति को फंसाया जा रहा है, तो बेटे से बयान दिलवा रहे हो। तो ये पूरी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, नेतन्याहू किस तरह का आदमी है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप हैं, उसके ऊपर बेकसूर लोगों की जान लेने के आरोप हैं, उसके ऊपर आरोप हैं कि वो गाजा से सेना को वापस ही बुलाना नहीं चाहता, जबकि वहाँ उसका कोई काम नहीं रह गया है। और ये सारे आरोप उनके अंदर, उनके सिस्टम के अंदर से हैं। ना तो ईरान ने लगाया, ना हिजबुल्लाह ने लगाया, ना हमास ने लगाया, ना किसी ने लगाया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी ये सोचने वाली बात है जो पूरे यहूदी समाज को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो यहूदी समाज तो इस नेतन्याहू को उखाड़ने में जुटा हुआ है। इसलिए धर्म के आधार पे ना कोई अच्छा होता, ना कोई बुरा होता। ये भी एक सबक इसका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कल मैंने बनाया था, मुझे आज इस पर फिर एक वीडियो बनाना पड़ा। जैसे जैसे डेवलपमेंट आएंगे हम आपको देते जाएंगे। अभी एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप, स्टूडेंट्स ने पूछा मुझसे, कुछ जर्नलिज्म के एक जगह पे गया था एक आयोजन में, कि आपके वीडियो जो है वो विदेशी मामलों पे क्यों होते हैं इतने। अब समस्या ये है कि मैं किस पे बनाऊं। भारत में नेता लोग डायलॉग बोल देते हैं, नौटंकी शैली आप जानते हो। नौटंकी में क्या होता है, मारधाड़ नहीं होती कुछ, बस डायलॉग ही डायलॉग होते हैं। मैं जली को आग कर दूं, मैं बुझी को राख कर दूं, नहीं कोई मेरा सानी मांगे दाना पानी, ये सब डायलॉग बोल रहे होते हैं नौटंकी में खड़े होकर। कोई कुछ नहीं करता, 1 घंटे तक डायलॉगबाजी चलती है। हिंदी फिल्मों में भी होता है, विलेन सामने खड़ा हुआ है, गोली मारना तुझे या विलेन को, डायलॉग बोल रहे हैं, एक के बाद एक बोले जा रहे हैं। तो ये जो है ना, हिंदुस्तान के नेता डायलॉग बहुत बोलते हैं। अब खबरों के नाम पे बयान आ रहे हैं, और इन नेताओं की किसी की भी जुबान का कोई भरोसा नहीं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। तो ऐसे बयानों की मैं क्या समीक्षा करूं? उन बयानों का एनालिसिस करके अब भविष्य में क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। तो जो बयानबाजी है उससे, उस पे वीडियो बनाएं, या जो घट रहा है उस पे वीडियो बनाएं। भाई खबर तो वो है जो हो रहा है। अगर भारत में सिर्फ बयानबाजी चल रही है
तो उसमें आप कुछ बस बयानबाजी को क्रिटिसाइज करेंगे तो भी आप किसी का समर्थन कर रहे होंगे, किसी के पक्ष में चले जाएंगे, और उसके बयानबाजी के पक्ष में आप बोलेंगे वाह राहुल गांधी क्या बात गई है, तो भी आप किसी के पक्ष में जा रहे होते हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये एनालिसिस समझ में आ जाता है कि भाई इस बात का ये मतलब है, इसने इस तरह से जनता को एड्रेस करने की कोशिश की है, वहाँ से ये आ सकता है, इससे इस वर्ग पे असर पड़ सकता है, तो समझ में आता है। अब यहाँ क्या करें? अभी खाली बयानबाजी चल रही है, ना तो लोगों के ठीक से अलायंस हुए हैं, ना कुछ हुआ है। इसलिए हवा हवा में मैं चाहता हूँ कि जहाँ ठोस हो रहा है, और ये जो मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम है, ये इतिहास के बहुत बड़े घटनाक्रम है, आप इतिहास बनते हुए देख रहे हैं अपने सामने। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इन घटनाओं के आप गवाह हैं, या आप लिखेंगे कहीं कि उस वक्त ऐसा ऐसा हुआ था, हम थे, उसको हम कैसे छोड़ दें? इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।